नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे और नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेट जेआरएफ का सिलेबस अब धीरे धीरे जिस तरीके से आ रहा है, जितना बड़ा होता जा रहा है, ऐसे में समय गंवाना बिल्कुल भी बुद्धिमानी की बात नहीं होगी और आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज हम बात करेंगे नेट जेआरएफ चैलेंज के तीसरे प्रश्न पत्र के उत्तरों पर। हम सीधा आते हैं उत्तरों पर। पहला प्रश्न था, आकाश पक्षी किसकी रचना है? रांगे राघव, भुवनेश्वर, अमरकांत, भैरव प्रसाद गुप्त। यह अमरकांत की रचना है। एक स्त्री विमर्श वाली रचना है। यह एक निर्दोष और संवेदनशील लड़की की कहानी है जो सामंतवाद के तथाकथित समापन के बाद भी उससे बराबर जूझती रहती है। अमरकांत की रचना आकाश पक्षी। अगला प्रश्न, पूंजीवादी यांत्रिक सामाजिक संस्कृति की संवेदन शून्यता और उसके त्रासद परिणाम पर आधारित उपन्यास है कायास्पर्श। यह 1987 में आया हुआ उपन्यास है। इसके अलावा टप्पर गाड़ी जो है वह 1989 की रचना है, जिसमें सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला की कहानी है। हवेलियों वाले 1980 की रचना है, जिसमें पंजाब की आंचलिक परिवेश की कहानी है। और तकसीम 1994 की रचना है, जिसमें किसानों के एक गरीब परिवार की कहानी है। अबाड़ समुदाय, सिंध प्रांत में अबाड़ समुदाय होता है, वहाँ के किसानों की गरीब परिवार की कहानी है, इसलिए इसका उत्तर है कायास्पर्श 1987 की रचना है। अगला प्रश्न, सक्रिय कहानी का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ था? तो इसका सूत्रपात मंच के माध्यम से हुआ था। 1989 में राकेश वत्स थे, उन्होंने इसी पत्रिका यानी मंच पत्रिका के माध्यम से ही सक्रिय कहानी के आंदोलन का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न, यह सही है कि अस्तित्ववाद से अज्ञेय ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पाई हो, पर अपने उत्तरकालीन कृतित्व में लेखक का यत्न रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टिकोण विकसित की जाए। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, जो अज्ञेय के बारे में लिखते हैं। इससे उनका तात्पर्य था कि भले ही उन्होंने कुछ चीज़ें पाश्चात्य अस्तित्ववाद से ग्रहण किया हो, इंडिविजुअलिज्म से ग्रहण किया हो, पर प्रयास यही रहा है कि उस इंडिविजुअलिज्म को, अस्तित्ववाद को, माफी चाहूँगा एक्सटेंशनलिज्म को, अस्तित्ववाद को भारतीय परिस्थितियों में विकसित किया जाए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन था। अगला प्रश्न, विश्वबाहु परशुराम किसकी रचना है? यह विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी की रचना है, विश्वबाहु परशुराम। इसमें परशुराम को आधुनिक संदर्भों में दिखाया गया है, जिसमें वह आज के समय में आकर के मानवता की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस उपन्यास में सांख्य दर्शन के आधार पर मानव प्रकृति की जटिलता को समझने का प्रयास किया गया है? योगमाया, लाल ढांग, सोने का मृग, भंवर जाल। ये चारों उपन्यास कृष्णचंद्र शर्मा, जिनका उपनाम भिक्खु था, उनके हैं और भंवर जाल नामक उपन्यास में उन्होंने सांख्य दर्शन के आधार पर मानव प्रकृति की जटिलता को समझने का प्रयास किया है, यानी उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किस लेखक के बारे में लिखा है कि जैसे वह लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है? तो यह कथन उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं आप देखेंगे तो कई बार गूढ़ से गूढ़ चीज भी वह बहुत मोटे मोटे स्तरों पर समझाते हैं, ऊपरी तौर पर समझा देते हैं, उसका बहुत गहराई से विवेचन विश्लेषण नहीं करते हैं बाकी लेखकों की तरह। और इस कथन की आगे चल करके और भी आलोचकों ने पुष्टि की है
ठीक इन्हीं शब्दों में तो नहीं, लेकिन अपने शब्दों में कि हाँ, उन्होंने बहुत मोटे मोटे स्तरों पर चीज़ों को समझाया है और ऐसे समझाते हैं कि जैसे वह अनपढ़ और बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहे हैं। अगला प्रश्न, ट्रोइका में कौन शामिल नहीं है? स्नोफ्लावर, सूखा स्वर्ग, पेगी करमेर की रूहानी यात्रा या फिर जोके? ट्रोइका 1984 में प्रकाशित योगेश कुमार के 3 लघु उपन्यासों का संग्रह है, या कह सकते हैं उसका सम्मिलित नाम है, जिसमें ACD यानी स्नोफ्लावर, पेंगी करमेर की रूहानी यात्रा और जोके नामक लघु उपन्यास शामिल है। सूखा स्वर्ग भी 1983 में प्रकाशित उन्हीं की रचना है, जिसमें अमेरिका में गए भारतीय विद्यार्थियों के व्यवहार और चरम उपभोगवादी संस्कृति का चित्रण किया गया है। वहां जाकर के कैसे उनमें बदलाव आता है, कैसे वह उपभोक्तावादी जाल में फंसते नजर आते हैं। यह भी उन्हीं का उपन्यास है, लेकिन वह ट्रोइका में शामिल नहीं है, सूखा स्वर्ग। अगला प्रश्न, गुधौली गांव पर केंद्रित उपन्यास है पाथर टीला, नटसार, शहर गवाह है या फिर रमला बहू? यह रूप सिंह चंदेल का उपन्यास है, जो कानपुर के जनपद के गुधौली गांव के पिछड़ेपन की कथा है। वह है रमला बहू, जो कि 1994 में आया था। बाकी पाथर टीला 1998 में, नटसार 2004 में, शहर गवाह है सन 2007 में और रमला बहू 1994 में, जो गुधौली गांव पर केंद्रित है। अगला प्रश्न, किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती है। यह कथन भाषा से ही पकड़ में आ रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस कथन को देखते हुए उनका वह प्रसिद्ध कथन अपने आप याद आता है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह कुछ भाषा होती है जो हर एक लेखक, हर एक आलोचक की अपनी एक भाषा हो जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा देखेंगे तो उसमें इनकी अपेक्षाकृत थोड़ी सी सरलता है, थोड़ी सी उसमें मुलायमपना है, वो मखमली भाषा है अपेक्षाकृत, वह उदार भाषा है। लेकिन इनकी भाषा हमेशा संस्कृत निष्ठ, थोड़ी सी क्लिष्ट है, वह पकड़ते ही आ जानी चाहिए। आधुनिक काल के प्रकरण 2 में वह भाषा और संस्कृति पर विचार करते हुए यह महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगला प्रश्न, लेखकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सभी लेखकों के नाम आप देख रहे हैं, विद्वानों के नाम। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि रामप्रसाद निरंजनी जी की भाषा योग वासिष्ठ खड़ी बोली की सबसे प्रथम कृति मानी जाती है, आचार्य शुक्ल ने माना है। और चूंकि वह सबसे प्रथम कृति है तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है इसको देख करके कि हाँ, सबसे पहले वही रहे होंगे। तो इसलिए रामप्रसाद निरंजनी, फिर सदा सुखलाल, फिर श्रद्धा राम फिल्लौरी और फिर श्रीनिवास दास वाला क्रम यानी डी वाला क्रम सही है। अगला प्रश्न, तीसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? आप लोगों को मालूम होगा, दूसरी परंपरा की खोज एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हो रही है डॉक्टर नामवर सिंह की, जो उन्होंने अपने गुरुदेव और हम सबके गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक सुधीश पचौरी जी ने लिखी, जो कि वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है कि पहली परंपरा एक थी आलोचना की, जो आचार्य शुक्ल जी ने चलाई, जिसके केंद्र में तुलसीदास जी थे, जिसके केंद्र में लोक मंगलवाद था, रसवाद था। दूसरी परंपरा चलाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिसके ऊपर है दूसरी परंपरा की खोज और जिसके केंद्र में कबीर जी थे और मानवतावादी दृष्टिकोण था, उदारवादी दृष्टिकोण था। अब ऐसे में सुधीश पचौरी जी का मानना है कि समय बहुत आगे बढ़ चुका है, संचार की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत बदलाव आ गया है और ऐसे में हमको तीसरी परंपरा की एक खोज करनी चाहिए। इस तीसरी परंपरा में अनेक
आलोचना पद्धतियों पर उन्होंने बात की है, यानी टेक्निक्स और उपकरणों की बात की है उन्होंने तीसरी परंपरा की खोज में। ज्ञानदायिनी पत्रिका बाबू नवीन चंद्र राय द्वारा निकलती थी पंजाब से, और वह उस प्रांत में हिंदी की उन्नति के लिए कार्य कर रहे थे। पंजाब जो कि विशुद्ध रूप से हिंदी का क्षेत्र नहीं है, सो वहां पर भी हिंदी के लिए कार्य करना और ज्ञानदायिनी पत्रिका जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका निकालना यह अपने आप में अत्यंत हर्ष की और बहुत महत्वपूर्ण बात हुआ करती थी उस समय भी, और आज के लिहाज से भी देखें तो भी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन हिंदी का पक्का दुश्मन था? गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा शिव प्रसाद। गारसा दत्तासी, जिसको हम लोग बड़े श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं कि वह फ्रांस में बैठे बैठे उन्होंने फ्रेंच भाषा में एक साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास कर डाला था। उन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा था, लेकिन वह हिंदुस्तानी के आधार पर लिखा था, और कभी भी उसकी मान्यता यह नहीं थी कि हिंदी आगे बढ़े या फिर हिंदी का प्रभाव ज़्यादा हो। हमेशा वह उर्दू के पक्ष में रहते थे, और कई बार तो ऐसे बातें उन्होंने लिखी हैं अपने प्रवचनों में, अपने डायलेक्ट्स में, कि जो हिंदी के प्रति उनकी घृणा दिखाती है। जैसे वह लिखते हैं, एक जगह एक बीम्स के आधार पर लिखते हैं, और एक बार एक पत्रिका में संपादन में आए आलेख के आधार पर लिखते हैं कि हिंदी तो ऐसी भाषा है कि जिसके अक्षर भी सुडौल और सुगढ़ नहीं दिखते हैं, सुंदर नहीं दिखते हैं। ऐसी भाषा क्या करेगी आगे चल करके? कुछ नहीं। आचार्य शुक्ल बकायदा यह शब्द लिखते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि गारसा दत्तासी हिंदी का पक्का दुश्मन था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए साथियों। अगला प्रश्न, पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के बारे में क्या सही नहीं है? वह एक कुशल चिकित्सक नहीं थे और रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं करते थे। बाकी चीजें आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखी हैं कि वह पंजाब में छोटे बड़े स्थानों पर घूमकर रामायण महाभारत के उपदेश देते थे। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण और उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, जोरदार थी, और उन्होंने सत्यामृत प्रवाह नामक एक सिद्धांत ग्रंथ की भी रचना की थी। इसलिए इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है कि उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है? यह पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लिए उन्होंने वाक्य कहा है अपने इतिहास में। इनमें से किसने प्रवास नाटक नामक अधूरा नाटक लिखा? यह आप लोगों को मालूम होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रवास नाटक नामक नाम लिख रहे थे, जो कि अधूरा ही रह गया। जानकी मंगल नाटक के रचनाकार पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी थे। जितना प्रसिद्ध यह नाटक है, उससे भी ज्यादा प्रसिद्ध बात यह है कि इसमें भारतेंदु जी ने भी अभिनय में हिस्सा लिया था। इसके लिए भी यह नाटक बहुत जाना जाता है, पर इसके रचनाकार हैं पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी। बिहार बंधु के संपादक केशवराम भट्ट जी हुआ करते थे। पांचवें पैगंबर नामक आलेख भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, जो कि चंद्रिका मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ था? चंद्रिका मैगजीन में। आनंद रघुनंदन नाटक महाराजा विश्वनाथ सिंह जी द्वारा लिखा गया था। प्रेम के आदर्श पर आधारित नाटक है चंद्रावली। संयोगिता स्वयंवर के बारे में क्या सही नहीं है? बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि संयोगिता स्वयंवर के बारे में यही सही नहीं है कि उसमें स्वयंवर का विशिष्ट चित्रण है। आनंद कादम्बिनी में इसकी चर्चा छपी थी, और जिसमें आलोचक इसके हैं कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस संयोगिता स्वयंवर के बारे में कि जिस नाम से यह नाटक है, यानी संयोगिता स्वयंवर, उसका एक भी अंक, एक भी दृश्य तक नहीं है इस नाटक में। ऐसे कैसे?
इसके साथ ही उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया था कि भारत देश में विवाह में मुद्रिका परिवर्तन कब से होने लगा, मुद्रिका यानी रिंग सेरेमनी कब से होने लगी, जो आपने इस नाटक में दिखाया है। आपको मालूम होगा लाला श्रीनिवास दास जी का यह नाटक लिखा गया था, जिसमें पाश्चात्य प्रभाव से आकर के उन्होंने इस नाटक में विवाह के समय में रिंग सेरेमनी दिखाई है, मुद्रिका का आदान प्रदान दिखाया गया है। तो सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसमें स्वयंवर का कोई चित्रण नहीं है, इसलिए बी यानी स्वयंवर के विशिष्ट चित्रण वाली बात गलत है। उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, बिहारी और देव रचना या फिर आलोचना किसकी है? यह आप लोगों को मालूम होगा, यह लाला भगवान दीन की है। देव और बिहारी, बिहारी और देव। द्विवेदी युग में जब आलोचना हल्की सी आगे बढ़ रही थी, तब उस समय तुलनात्मक आलोचना के रूप में यह विकसित हुआ था। कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन जैसे लोग किसी न किसी कवि को लेकर के उनको बढ़ा चढ़ा करके या छोटा बड़ा दिखाने का प्रयास करते थे। तो उस समय उसका प्रभाव जैसा भी रहा हो, लेकिन आलोचना का मार्ग प्रशस्त करने में इन रचनाओं का और इन रचनाकारों का, आलोचकों का बहुत योगदान रहा है। नागरी प्रचारणी पत्रिका सन 1897 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम और पद्म पुराण नामक निबंध किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा था, यानी स्त्री। संजीवनी व्याख्या पद्मावत की टीका है। इसका पूरा नाम पद्मावत संजीवनी व्याख्या ही है। द्विवेदी युग में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने पद्मावत की यह टीका लिखी थी, जो संजीवनी व्याख्या के नाम से है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1956 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस कृति को दिया गया था, संजीवनी व्याख्या को। यह भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न, नवीन युग की नवीन आकांक्षाओं, क्रियाओं, नवीन इच्छाओं, आशाओं के अनुसार कवि की वीणा से नए गीत, नए छंद, नए राग, नई रागिनियां, नई कल्पनाएं फूट पड़ी। छायावाद के संदर्भ में यह किसका कथन है? इसकी भी अपनी एक भाषा है। आप लोग देख पाएंगे नवीन शब्द का प्रयोग है, नवीन इच्छाओं, आशाओं, वीणा शब्द का प्रयोग है, गीत, छंद, राग, रागिनियां, कल्पनाएं, फूटना शब्द का प्रयोग है, फूट पड़ी। कोमल कांत पदावली टाइप की यह जो ऐसी पंक्तियां होती हैं, यह अक्सर पंत जी की ही होती हैं। तो इससे भी अंदाजा लगाना आप लोगों को सीखना चाहिए कि छायावाद के संदर्भ में पल्लव की भूमिका में पंत जी ने यह लाइनें लिखी थी। अगला प्रश्न, साहित्य सर्जना किसकी रचना है? यह इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। 1940 में उन्होंने यह लिखा था और यहीं से मनोवैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात माना जाता है, इसी रचना से। इसके बाद उन्होंने विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा जैसी आलोचना कृतियां लिखी थी और इस पद्धति को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न, कला का स्वभाव और उद्देश्य अज्ञेय का निबंध है, जो कि त्रिशंकु में संकलित है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है, जो कि 1951 में लिखी थी उन्होंने। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना का एक उदाहरण है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, औचित्य दर्शन किसका ग्रंथ है? इसको देखने के बाद मन में आता है कि यह क्षेमेंद्र चूंकि औचित्यवादी थे उनका होगा, लेकिन उनका जो ग्रंथ था वह था औचित्य विचार चर्चा। काव्यशास्त्र वाले जब इसकी चर्चा हम करेंगे तो बहुत डीपली समझाएंगे इसको, लेकिन यह जो औचित्य दर्शन है यह राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 1964 का ग्रंथ है, यानी आधुनिक काल का एक ग्रंथ है औचित्य दर्शन। अगला प्रश्न, अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय यह डॉक्टर दीनदयाल गुप्त जी का 1944 में लिखा हुआ ग्रंथ है। अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण रूप साहित्य
के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है, जो उन्होंने अपनी कृति यानी साहित्य का समाजशास्त्र उसकी भूमिका में लिखी थी। यह बात 1982 में यह ग्रंथ आया था। इसके अलावा निर्मला जैन और मैनेजर पांडे भी उन लोगों में से है जिन्होंने प्रथमतया साहित्य का समाजशास्त्र के बारे में बात की है। लेकिन यह पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र की है, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आलोचकों को जन्म के आधार पर क्रम से लगाइए। इसमें रामविलास शर्मा 1912 में हुए थे, मुक्तिबोध 1917 में हुए थे, शिवदान सिंह चौहान 1918 में हुए थे और अमृत राय 1921 में हुए थे। इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, नया हिंदी साहित्य किसकी रचना है? यह प्रकाश चंद्र गुप्त यानी डी प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है। 1941 में आई थी। इसके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, साहित्य धारा, इनकी आलोचना कृतियां हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी की। अगला प्रश्न, नई कविता और अस्तित्ववाद किसकी रचना है? यह रामविलास शर्मा जी की रचना है, बड़ी प्रसिद्ध कृति है, 1978 की कृति है रामविलास शर्मा जी की। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन वर्ष है 1971। यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है जो कि मुक्तिबोध की है। साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूं, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। यह कथन नेमिचंद्र जैन जी का है। आप लोगों को मालूम होगा 1943 में गे जी ने तार सप्तक का प्रकाशन किया था, संकलन किया था। उसके एक कवि नेमिचंद्र जैन भी थे। उसमें जितने भी कवि हैं यानी 7, उन सब ने अपनी कविताओं के पहले कुछ कुछ पृष्ठों का अपना एक वक्तव्य लिखा है, यानी कविता के संदर्भ में अपने विचार लिखे हैं। उसी विचार में नेमिचंद्र जैन ने यह बात कही है। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? यह विश्वंभर नाथ उपाध्याय की रचना है, जो कि 1958 में उन्होंने लिखी थी, 1958 में। इसके बाद रामविलास शर्मा जी ने 3 खंडों में यानी 1969 में, 72 में और 76 में 3 खंडों में रचना लिखी थी इसी नाम से, निराला की साहित्य साधना से। लेकिन उसके लगभग 10 साल 11 साल पहले ही विश्वंभर नाथ उपाध्याय यह रचना कर चुके थे। अगला प्रश्न, तुलसी आधुनिक वातायन से, इसके रचनाकार हैं रमेश कुंतल मेघ। 1973 में उन्होंने यह रचना लिखी थी तुलसी के ऊपर। यह एक आलोचना कृति है। अगला प्रश्न, संबंधित का मिलान कीजिए। इसका उत्तर होगा बी A3 यानी भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी जी का, B5 यानी उदय भान चरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, C2 इतिहास तिमिर नाशक सितारे हिंद की रचना है और E4 हर गंगा कविता प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसलिए इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति या तत्व भारतेंदुकाल की है? रूमानियत, इतिवृत्तात्मकता, समस्या पूर्ति, रहस्यात्मकता। समस्या पूर्ति भारतेंदुकाल की प्रवृत्ति है। समस्या पूर्ति एक रचना विधा कह सकते हैं, एक प्रक्रिया होती थी, पहेली होती थी कि जिसमें आधी लाइन किसी कवि के सामने रखी जाती थी और उस आधी लाइन के चलते उनको एक दोहा, एक छंद, एक पद बनाना होता था कि, और ऐसा पद बनाना होता था कि वह अंतिम में आकर के उसी आधी लाइन पर रुके जो कि उनको दी जाती थी।
तो यह भी अपने आप में एक टाइम पास का भी, मनोरंजन का और उनकी विद्वता को परखने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता था। और इसके चलते भी हमारा साहित्य काफी समृद्ध हुआ था, जिसको समस्या पूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न, घर से दफ्तर तक आने जाने की विषय वस्तु पर घटना विहीन उपन्यास है। यह है नौकर की कमीज, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। 1989 में इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं के विस्थापन की त्रासद कथा है तेभ्यः स्वधा। यह नीरजा माधव जी का एक बढ़िया महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि सन 2004 में आया था, तेभ्यः स्वधा। अगला प्रश्न, बया का घोंसला और सांप उपन्यास में बया का प्रतीक है सुभागी यानी डी। सुभागी इस उपन्यास का एक पात्र है, महिला पात्र है। लक्ष्मी नारायण लाल जी का यह उपन्यास है, जिसमें सांप उस समाज का प्रतीक है जो उस बया को डसने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और बया वह सुभागी है जो किसी तरह समाज के बीच में रहते हुए भी अपना जीवन यापन कर रही है, अपने जीवन को आगे बढ़ा रही है। अगला प्रश्न, इंद्र सुने उपन्यास में किस शैली का प्रयोग है? यह गिरिराज किशोर जी का एक उपन्यास है, जिसमें फैंटेसी या फिर फंतासी शैली का प्रयोग है। फंतासी और प्रतीक प्रायः आसपास की ही शैलियां हैं, इसलिए अगर केवल प्रतीक आता है तो हमको प्रतीक लिखना है, और फैंटेसी आता है तो फैंटेसी लिखना है। लेकिन अगर दोनों आते हैं तो उसमें हमको फैंटेसी को ही चुनना है। अगला प्रश्न, प्रोजेक्टर शिल्प वाला उपन्यास है अपना मोर्चा, जो कि काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है। प्रोजेक्टर शिल्प क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। यह एक विधि है कि जिसमें एक प्रोजेक्ट करता है, इसमें कथाकार एक प्रोजेक्ट के माध्यम से करता है, जिसमें वह कई बार उपस्थित भी रहता है, कई बार अनुपस्थित भी रहता है। इसकी पूरी चर्चा हम आगे के क्लासेस में करेंगे। अगला प्रश्न, मोपासा, अनातोले, फ्रांस, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियां पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों और द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। यह भी भाषा और कथन के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद का कथन है ये। प्रेमचंद पर हम जानते हैं चेखव और टॉल्स्टॉय का गहरा प्रभाव रहा था, तो ऐसे में उस बात से इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, एस्थेटिक्स एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक्स। यह ग्रंथ प्रसिद्ध इटालियन दार्शनिक क्रोचे का ग्रंथ है। इटालियन यानी वह इटली के थे, यह भी प्रश्न कई बार आ जाता है, जो उनके 3 व्याख्यानों का संकलन है। इटालवी में यह पुस्तक 1902 में और अंग्रेजी में यह पुस्तक 1906 में प्रकाशित होकर के आई थी। आशा है कि आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन हुए होंगे, पेपर अच्छा हुआ होगा। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। जल्दी ही हम चौथे प्रश्न पत्र के साथ आपसे मिलते हैं। उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।